जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और एकदम मस्त से इन सारे रिकवरी वालों की बजा रहे होगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी जिज्ञासा होगी और बहुत सारे जो अभी जिनका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है या फिर किसी भी प्रकार से आगे चल के उनको लगता है कि मेरा जो लोन है वो किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या फिर आगे चल के मैं पेमेंट वगैरह शायद ना कर पाऊँ कुछ महीने, ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारे भाइयों के ये कुछ सवाल मेरे पास रहते हैं, जिनमें से एक सवाल है कि सर कितने तक के लोन में हमें दिक्कत हो सकती है? अगर हमारा लोन उससे कम है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें कोई ख़ास बड़ी परेशानी नहीं होगी, हमारे खिलाफ कोई ख़ास बड़ा लीगल केस नहीं होगा। अगर कुछ होता भी है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सुलझ जाएगा। हमारी सेटलमेंट आराम से हो जाएगी, रिकवरी वाले ज़्यादा हमारे पीछे नहीं आएँगे या फिर ऐसी कौन-सी दिक्कत हमारे पीछे नहीं लगेगी, ठीक है? तो ये कितना अमाउंट होता है? तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊँगा और इसी तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? तो साथियों, पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि लोन जो रिकवरी है वो छोटे-बड़े अमाउंट पे काम नहीं करती है, ठीक है? इस तरीके से नहीं चलता, लेकिन हाँ, एक अमाउंट तय कर रखा है जिससे अगर अमाउंट आपका कम है लोन का, तो आपको कुछ भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ऐसे आराम से बैठ सकते हो। कितना अमाउंट है वो अमाउंट है 20 लाख रुपए। अब कई भाई लोग ये सुन के एकदम ही हाइपर हो चुके होंगे, ठीक है? वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा लोन तो 30 लाख रुपए का है यार, मैं तो गया, मेरा तो काम तमाम हो गया, मैं तो खराब हो गया, अब क्या करूँगा? तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को डरने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है? बेशक आपका लोन 30 लाख रुपए का होगा, बेशक आपका लोन 50 लाख रुपए का होगा, बेशक हो सकता है कहीं का 60 का हो, कहीं का 70 का हो और कुछ भाइयों का शायद हो सकता है 20-25 ही हो, ठीक है? लेकिन आपका ये जो लोन होगा वो किसी एक बैंक से तो होगा नहीं, है ना? कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मैंने 50 लाख का लोन लिया है, लेकिन जो मेरा 50 लाख रुपए का लोन है वो 10 अलग बैंकों से है और कुछ क्रेडिट कार्ड है, ये सब मिला के उतना अमाउंट बन रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आपका किसी भी एक बैंक से किसी भी एक बैंक से, जैसे मान लेते हैं एक बैंक का नाम रखते हैं एबीसीडी बैंक। अगर आपका उस एबीसीडी बैंक से 20 लाख से ऊपर का लोन नहीं है, तो कोई डरने खास वाली बात नहीं है, कोई खास डरने वाली बात एक्चुअली में नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, 20 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोन होते हैं, उनमें बैंक सीधे-सीधे डीआरटी के कोर्ट जा सकती है। उनको आपको कोई खास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनसे आपको। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं, उनमें बैंक कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह तो दे नहीं रखी है। जब कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, तो बैंक ना तो आपका घर नीलाम कर सकता है, समझे? जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करना पड़ेगा, फिर कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम में नामुमकिन है, अगर आप किसी भी एक स्टेप पर उन्हें ऑब्जेक्शन दे देते हो तो, ठीक है? रिकवरी वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करेंगे तो आप कंप्लेंट्स वगैरह कर दोगे। हमसे सीख ही गए ये सारी चीज़ें। तो अब अगर उनको कुछ खास करना हो तो वो क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो भारतीय कानून है उसके तहत अगर कोई भी लोन, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, अगर वो 20 लाख रुपए से ऊपर है, 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर है, तो मेरे भाई वो सीधा-सीधा डीआरटी कोर्ट जा सकता है। जो बैंक है वो सीधा-सीधा उस लोन के बिहाफ पे डीआरटी के कोर्ट जा सकता है। अब डीआरटी के कोर्ट के पास पावर क्या है? आप लोग यही सोच रहे होगा ना कि ये तो नॉर्मल कोर्ट होगा, इसमें क्या खास हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। डीआरटी का जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि मान लेते हैं आपका लोन है 25 लाख का एक बैंक से, ठीक है? आपका जो लोन है वो 25 लाख रुपए का एक बैंक से है, तो बैंक आपके खिलाफ डीआरटी चला गया और वहाँ पर उसने केस फाइल कर दिया। अब आपको 1, 2, 4 समन आते हैं, आप वहाँ जाते नहीं हो या फिर कुछ और बात होती है या फिर आप वहाँ पर सीधे-सीधे केस हार जाते हो। तो मेरे भाई जो डीआरटी का कोर्ट है वो सीधे-सीधे जो आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, समझे? इनमूवेबल जो प्रॉपर्टी होगी, जो अचल संपत्ति होगी, मतलब आपका घर, दुकान, जायदाद, ज़मीन, इसको नीलाम करवा सकता है, इसकी अटैचमेंट करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जी हाँ, ये अगर डीआरटी कोर्ट में आपका केस वैसे 20 लाख से नीचे का कोई केस डीआरटी में नहीं जाता, पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है? ये अपने आप ही हो जाएगा अगर आपका लोन 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, 19 लाख रुपए है, 19,90,000 या फिर 19,90,990 रुपए भी है ना, तो भी आपका लोन डीआरटी में नहीं जाएगा। अगर 20 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होता है या फिर 20 लाख ही होता है, तो आपका लोन डीआरटी में
100% जा सकता है। बैंक के ऊपर है, वो आज जाए या कल जाए, या फिर हो सकता है पहले सेटलमेंट ऑफर दे दे आपको। हर कोई बैंक जाता भी नहीं है, समझे। लेकिन अगर बैंक डीआरटी जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि डीआरटी के पास पावर है आपके इनमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की। अब इसमें कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास नाम पे तो कुछ है ही नहीं, ना घर है ना जायदाद है, तो डीआरटी के पास एक पावर और है। जैसे अगर आपके नाम पे नहीं है तो आपके स्पाउस के नाम पे हो, या फिर आपके मदर फादर के नाम पे भी कुछ है, तो उसकी भी अटैचमेंट हो सकती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। और ये कुछ केसेस में, एक केस था, एक लाला जी थे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उनका साथ क्या हुआ था। दिल्ली के रहने वाले थे, द्वारका के। तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले रखी थी, कुछ लोन्स वगैरह इनके चल रहे थे कुल मिला के, ठीक है। तो इनका एक आई गेस HDFC बैंक से 40 लाख रुपए का लोन चल रहा था, ठीक है। कोई ओडी लिमिट थी इनके बच्चे की थी या फिर कुछ थी आई गेस। तो इनका क्या हुआ था, इनको डीआरटी कोर्ट से समन आया था, ओके। तो इन्होंने मुझे दिखवाया मेरे को, मैंने इन पे तुरंत बोला कि भाई साहब इसकी आपको जाके केस लड़ना पड़ेगा, वहाँ पर जैसे तैसे करके डेट आगे बढ़वानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बढ़वाते हो तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, समझे। लेकिन लाला जी तो लाला जी ठहरा, लाला जी कहाँ मानने वाले। तो लाला जी ने क्या बोला, लाला जी भाई साहब की कोई बात नहीं, मैं सेटलमेंट कर लूँगा, मैं देख लूँगा अपने आप, समझे। मेरे भाई कुछ महीने बाद मुझको खबर मिलती है, वही लाला जी बताते हैं कि भाई साहब प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर ली गई है। वो तो अटैचमेंट करी करी, थोड़ा और सामान, वो थोड़ा बहुत और उनका कुछ था, वो भी अटैचमेंट हो गई थी। वो तो आगे चल के उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ और बेच के उसका फुल अमाउंट भरा था, तब जाके उसकी अटैचमेंट पे से हटा था। वो जो ऑर्डर था ना, उस पर स्टे लिया गया था बाद में। मतलब ज़मीन बच गई, लेकिन पैसा उनको पूरे देने पड़े। वो सेटलमेंट भी हो सकती थी उससे पहले, समझ रहे हो। लेकिन वही लाला जी तो लाला जी ठहरे, कोर्ट में जाके सेटलमेंट की भी बात कर सकते थे कि भाई साहब 45 लाख रुपए का बन रहा है, एक काम करो आप 20 लाख रुपए ले लो। अब वो जो 45 लाख रुपए भरे होंगे, पेनल्टी भरी होगी, कोर्ट फीस भरी होगी, सब कुछ करा होगा, समझे लाला जी ने। तो लाला जी मत बनो, डोंट बी अ लाला जी, ओके। अब कई लोग इसमें, पता है उनकी रूह कांप गई होगी सुन के, लेकिन डरो मत, नॉलेज पूरी लो। मैं बताता हूँ, रूल्स पूरे समझने चाहिए। अब आप लोग यहाँ तक सुने हो, अब एक चीज़ और सुन के जाओ। अब जिन भी भाइयों का 20 लाख रुपए से ऊपर लोन है, अगर आपका किसी एक बैंक से 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन नहीं है ना, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं आपका 25 लाख रुपए का लोन है, मैंने फिर बताया था, और वो 5 जगह से है, तो 5-5 लाख रुपए हो गए। या फिर एक बहुत बड़ा लोन है आपका, 19,50,000 का लोन है, तब भी कुछ नहीं होगा। और बताओ। और कई लोग ये सोच रहे होगा ना कि सर 19 लाख रुपए का लोन था, इन्होंने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगाकर उसे 21 लाख रुपए कर दिया, अब तो ये डीआरटी में चला जाएगा। नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है ना ब्याज पेनल्टी जुर्माने से हटाने से पहले, वो जाता है हमेशा कोर्ट में, समझे। अगर वो कोर्ट में लेके जाएंगे भी 21 लाख रुपए के बेस पे, तो मेरे भाई एक डेट में वो केस हट जाएगा। आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि भाई साहब ये जो मेरा लोन था ये 19,50,000 रुपये का था मेनली, उसमें इनकी सारी ब्याज वगैरह सब कुछ इंक्लूड था, इन्होंने ऊपर से पेनल्टी लगाई है, आप पेनल्टी हटा दो, ये 19 लाख का दोबारा हो जाएगा लोन। और वहाँ पर ऐसे ऑर्डर्स होते हैं एक्चुअली में। तो कितने भी भाई हैं जिनका जो अपने लोन से जूझ रहे हैं ना, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिसका भी लोन 20 लाख रुपए से ऊपर है, एक सिंगल लोन, ठीक है, अगर मान लो आपका 10 लोन चल रहे हैं, उनका जोड़ का अमाउंट मत बैठना। कोई भी सिंगल लोन अगर आपका 20 लाख रुपए से नीचे है, तो आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि मेरे ऊपर ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो आर्बिट्रेशन है, सेक्शन 25, इसमें कुछ नहीं होता मेरे भाई। आर्बिट्रेशन आएगा, ऑब्जेक्शन लिख के दो, खत्म करो कहानी, समझे। आर्बिट्रेशन आएगा, ऑब्जेक्शन लिख दो, आगे चल के आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास नहीं हो पाएगा। अगर अवार्ड पास भी कर देता है, कोई फेक अवार्ड पास भी कर देता है, तो उस पर चैलेंज नोटिस लगवा लो, समझे। ये चीज़ करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री जी होगा। आगे सेक्शन 25 या फिर रिकवरी की बात रही, रिकवरी के लिए मेरे भाई हम बैठे हैं, कंप्लेंट्स करो, आरबीआई बैठा है यार खुद तुम्हारे लिए। मेल करो, ट्विटर पे कंप्लेंट डालो, आरबीआई में डालो, सब रुकेगा, सही तरीके से डालो, समझे। आरबीआई में 30 दिन बाद अगर कंप्लेंट होती है तो 30 दिन बाद ही करो, पहले दिन मत बैठ जाओ करने के लिए। तो वो कंप्लेंट क्या होगी, वापसी हो गया बैंक के पास ही चली जाएगी। तो इसीलिए बताना चाहूँगा कि सब तरीके से होता है, सारी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। अगर आप एक प्राइमीटर पे चल रहे हो तो सारी चीज़ें सीख लो। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतना ही कोई रिकवरी वाला आपको कम पागल बना पाएगा, कम उल्लू बना पाएगा, समझे। अगर आप नॉलेज ही लेके नहीं बैठे हो, अपने माइंड को ही नैरो कर लिया है, तो कोई तुम्हारी ना तो हेल्प करने वाला है, ना कोई तुम्हें समझाने वाला है। अगर तुम्हें कोई अच्छी बात भी बोल रहा होगा ना उस टाइम पर, तो तुमको लगेगा कि भाई साहब ये क्या ज्ञान दे रहा है, सच्ची बात है।
वैसे मैं भी 10 मिनट से ज्ञान ही दे रहा हूँ एक तरीके से, समझे। जिनको समझना होगा समझ गए, जिनको ज्ञान लग रहा है ज्ञान लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और दूसरी बात यह है, मैं बताना चाहूँगा जो भी भाई अभी लोन की पीड़ा से जूझ रहा है, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की बातें सुनना बंद कर दो, समझे। कई भाई आते हैं, कई सब्सक्राइबर कॉल बुक करते हैं, बात करते हैं, पहले शब्द ये बोलते हैं कि सर मैं घर जाता हूँ, मेरी फैमिली मेरे पे चिल्ला रही है, मेरी वाइफ मेरे पे चिल्ला रही है, मेरे फादर मेरे पे चिल्ला रहे हैं। तो मेरे भाई तुमने पर्सनल लोन लिया, ठीक है, तुम गलती कर रहे हो कि तुम अपने फादर को बता रहे हो कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो रहा है। तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए, क्या जाना तुम्हारे फादर। एक बात बताओ, आदमी अपने बच्चे का यही सोचता है कि मेरे भाई उस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो। अब हम लोगों की इंडियन मेंटेलिटी, हम सारा 2 थप्पड़ मार के कुछ किसी को सिखाते हैं नहीं है, बचपन से मार खाते आ रहे, समझे। तो इसीलिए कभी भी अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना करें। आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, अपने तरीके से देखो कैसे देखा जाता है। अकेले जितना अच्छे से रहोगे ना, तुम्हें टेंशन कम रहेगी। रिकवरी की कॉल आई, कंप्लेंट मारोगे रुक जाएगी, रिकवरी की विजिट होगी, कंप्लेंट मारोगे रुक जाएगी। ये तुम फैमिली को बताओगे कि भाई साहब कोई विजिट करने आ सकता है, मैं कंप्लेंट कर, मैं तुम्हें यहाँ तक बताता हूँ, अगर तुम अपनी फैमिली को बताओगे ना कि जी मैं आगे चल के सेटलमेंट कर लूँगा, तो फैमिली सोचेगी ये पागल बना रहा है, कल को हमें भरना पड़ेंगे पैसे, समझे। ऐसी चीज़ों में कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, फैमिली नहीं देती साथ हमेशा। आपको एक बार के लिए कोई स्ट्रेंजर साथ दे जाएगा, वो आपको 4 बातें अच्छी बता देगा, लेकिन कभी भी फैमिली या फिर रिश्तेदार आपको इस चीज़ के अंदर मदद नहीं करने वाले मेरे भाई, समझे। ये चीज़ जान के जाओ। ऐसा मैं पता क्यों कह रहा हूँ, आज ही एक हुआ था केस, आज ही सुबह एक बात हुई थी एक बंदे से, पंजाब के लुधियाना से, नहीं लुधियाना से आई गेस लुधियाना से था। वहाँ पर कुछ बाढ़ वगैरह का भी वो चल रहा है सीन वगैरह पंजाब के साइड में, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ, उनका भाई कुछ पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, लोन वगैरह डिफॉल्ट हो गया, उन्होंने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करा था। बट उन्होंने बताया कि सर फैमिली वाले जो हैं वो जान के पीछे पड़े हुए हैं, वो घर जाता हूँ डेली गालियाँ खा रहा हूँ सुबह से शाम तक, ठीक है। कभी बोलते हैं घर से निकल जा, कभी ये वो फलाना ढमकाना। अब उस भाई ने क्या गलती करी, उस भाई ने यही गलती करी, अपने घर वालों को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करा। आपका पर्सनल लोन है, आपकी लायबिलिटी है, आप ही उससे वो करोगे, आप ही कंप्लेंट करोगे, आप ही रिकवरी वालों को देखोगे, समझे। कोई आपका वो नहीं करता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिकवरी रोकना कोई बड़ी बात नहीं, एक आरबीआई की कंप्लेंट में रिकवरी रुक जाती है और दोबारा होती नहीं है साल साल भर, समझे। कॉल्स वगैरह की बात रही, एक आध चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ है तो कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो किसी की भी, हमारे पास भी है, किसी और की ले सकते हो अगर हमारी अच्छी ना लगे, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टॉपिक है। कोई लीगल नोटिस कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, रिप्लाई लिखो ख़त्म करो कहानी। केस वगैरह 100-200 में से एक बंदे पे होता, कहीं पर 1-2-4 पे, वो भी आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि केस के अंदर भी कुछ नहीं होता, डेट ही आगे बढ़ रही है। सेटलमेंट वगैरह तो तभी होना है जब होता है, समझे, जब बंदे का पैसे आएंगे। सेटलमेंट में भी आपको कम से कम अगर करना है एक अच्छा सेटलमेंट, जो कि आप लोग घोड़े पे सवार रहते हो ना कि भाई साहब मैं तो सेटलमेंट कर लूँगा इसकी, मेरे को तुरंत ऑफर चाहिए, मेरे भाई एक अच्छी सेटलमेंट में आराम से 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम जाता है। आपको इतना तो वेट करना पड़ेगा ना, तब तक आपको रिकवरी रोक के चलनी पड़ेगी। रोक दो रिकवरी, ख़त्म करो कहानी। डेली कोई घर पे आ रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, ये ड्रामा हटाओ, कंप्लेंट्स मारो। कई लोग ये बोलते हैं कि सर कंप्लेंट मारूंगा तो कुछ होगा नहीं। अरे मेरे भाई तुम विक्टिम हो, तुम कंप्लेंट कर रहे हो, होगा सामने वाले को, तुम्हें क्या होगा। तुम तो ये बात कर रहे हो ना जैसे तुम्हारे घर में चोरी हो गई और तुम पुलिस वाले को बोल रहे हो सर मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। तो ये कहाँ का वो है यार, दिमाग को यूज़ करो थोड़ा, माइंड को काम में लाओ। हाँ इन सब चीज़ों में माइंड काम नहीं करता, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई और लेने वाला नहीं है, समझे। मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, दोस्त हूँ, यार हूँ, एक स्ट्रेंजर ही हूँ, मान लेते चलो एक स्ट्रेंजर हूँ, कोई तुम जानता नहीं हो, कोई कुछ नहीं है। बट मैं तुम लोगों को इसीलिए बताता हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक मेरा पुराना कोई सब्सक्राइबर रहा होगा, ठीक है, तो उसको 6-7 महीने उसकी रिकवरी वगैरह बिल्कुल स्टॉप हो गई थी कंप्लेंट करने पे, ठीक है। तो 1-2 महीने के बाद क्या होता है कि एक आधी कॉल तो आई जाती है, तो किसी कॉल पे किसी ने कॉल करके धमका दिया होगा कि भाई साहब मैं तो तेरे घर आ जाऊँगा, ये हो जाएगा। वो बंदे ने मेरे को कम से कम 10-5 लाइन का वो मैसेज डाला कि सर मेरी तो सारी होप चली गई, अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आ गया तो मेरे को तो ये मतलब गलत ख्याल आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मैंने भी उसे ये समझाया, मैं कहा मेरे भाई कुछ नहीं होना, तू 6 महीने रिकवरी झेल गया, आगे क्या होगा ये बता। 6 महीने में कुछ कर पाए, क्या करेंगे बैंक वाले, कुछ नहीं कर सकते, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, समझे। आपके सर का एक बाल होता है ना, वैसे बाल कहीं और की बात करूंगा, वीडियो में बोल नहीं सकता, जो एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते, और बताओ, समझे।
बस आपके डर का बिजनेस इन्होंने खोल रखा है और कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के दोस्त के नाते, भाई के नाते, बेटे के नाते, एक स्ट्रेंजर के नाते बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारी एज हो, जो भी तुम हो, उसके नाते कहता हूँ, डरो घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो, हम बैठे हुए हैं, हमसे जुड़ो, किसी और से जुड़ सकते हो, किसी ना किसी की मदद ज़रूर लो, ठीक है। आप लोग आराम से कर्ज के दलदल से निकल जाओगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।